हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ हमारी मदद करें चैनल को आगे बढ़ाने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्थानीय स्वशासन। तो चलिए स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जन भागीदारी, कई सारी भागीदारी को मिला करके बढ़ा करके जो विकास का निचला स्तर है वहाँ तक का ले जाना। ये स्थानीय स्वशासन कैसा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और इसमें भागीदारी को बढ़ा करके विकास करना है, निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 आणा तक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। तो यदि पूछा जाए भाग कौन सा है जिसमें पंचायत के बारे में कहा गया, तो भाग 9 है। भाग 9 है और आर्टिकल 243 से 243 आणा तक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जैसे ही हम अनुच्छेद 243A से शुरू करेंगे और का से शुरू करेंगे और आणा तक जाएंगे तो टोटल हमको 16 नए आर्टिकल मिलेंगे, जो कि ये संविधान संशोधन, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। तो भाग 9वां है, अनुसूची 11वीं है। आर्टिकल 243 से 243 आणा तक है। अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो पंचायतों का गठन कैसे होगा? सभी राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर होगा। तथापि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी संख्या 20 लाख से अनधिक है। 20 लाख से अधिक नहीं है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उसमें आर्टिकल खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा उस राज्य में जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान है और इसमें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं जिनका उत्तरदायित्व है पंचायतों को सौंपा गया है। इनका उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया? पंचायत को। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। यदि पंचायत को और शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना है तो कौन करेगा? विधानमंडल करेगा उस राज्य का विधि द्वारा। पंचायती राज सूची का विषय है। ये कैसा विषय है? पंचायती राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। आर्टिकल 243 गा के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। आर्टिकल 243 गा कहता है कि यदि पंचायतों की संरचना करना है तो इससे संबंधित जो प्रावधान होगा उस राज्य का विधानमंडल इसका प्रावधान करेगा। पंचायतों की संरचना से संबंधित पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत का जब चुनाव होना है तो निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। पंचायत की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष की होती है, परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। यदि 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 5 वर्ष से पहले विघटित करना है तो विघटित हो जाएगी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 झा के तहत किया गया है। तो पंचायती के लिए वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन भी है। इसके लिए पंचायत के लिए अलग से वित्त आयोग का गठन किया गया है आर्टिकल 243 के तहत, झा के तहत। आर्टिकल 243 माह के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेंगे। जो वित्त आयोग पंचायत के लिए करती हैं वही नगर पालिका के लिए भी करती है। 243 झा में है कि वित्त आयोग होगा, 243 माह में है कि यही वित्त आयोग नगर पालिका के लिए भी पुनरावलोकन करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्टि
किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। तो ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर क्षेत्र पंचायत के भीतर जो क्षेत्र है, क्षेत्र पंचायत है, उसी क्षेत्र पंचायत के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित उसी पंचायत क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी ग्राम हैं, उनमें निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर जितने भी निर्वाचक का नाम है पंजीकृत हो है, उन्हीं लोगों को मिला करके एक ग्राम सभा बनता है। ग्राम सभा का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निश्चित तत्वों के तहत राज्य की नीति निश्चित तत्वों के तहत होता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। तो 1957 में बलवंत राय मेहता जी ने ग्राम स्तर को त्रिस्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था। पहला वो ग्राम स्तर पर होगा, उसके बाद ब्लॉक स्तर होगा, फिर जिला स्तर होगा। तो 1957 में आई है, बलवंत राय मेहता जी ने दिया है। पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राज्य जिससे शक्तियाँ प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। तो जो के संथानन समिति है ये 1963 में आई है। के संथानन समिति 1963 में आई है। ये अपनी रिपोर्ट पंचायतों को सीमित राज्य शक्तियाँ प्रदान करने के लिए किया था। राज्य पंचायती राज्य वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संथानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई थी। तो जो निर्वाचन प्रक्रिया है पंचायत की, इसके सुधार के लिए फिर से के संथानम समिति गठित की गई थी 1964 में, और इसके अध्यक्ष थे के संथानम, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1965 में, ठीक एक साल बाद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले उद्घाटन नागौर, राजस्थान, 1959, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मिला है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले 1986 में बात हुई, और किसने कहा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दिया था। 1988 में गठित पी.के. थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। पूर्व में 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इन्होंने कहा था, सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय जो संविधान है कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। इस सहमति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया है, फिर भी इनकी अनुशंसा को स्पष्ट नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पी.के. थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। तो जो लक्ष्मीमल सिंघवी हैं और पी.के. थुंगन हैं, इनकी अनुशंसा को स्पष्ट माना गया है, अशोक मेहता की समिति को स्पष्ट नहीं माना गया है। जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। तो जो जी.वी.के. राव समिति है 1985 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराया जाए। 73वां संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। अनुच्छेद 243 घ के सब क्लॉज 3 के अनुसार पंचायतों में तथा आर्टिकल 243 न के सब क्लॉज 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका का, 1/3 का आरक्षण है महिलाओं के लिए। तृणमूल लोकतंत्र, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। तो लोकतंत्र का संबंध किससे है? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। तृणमूल लोकतंत्र
किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो पंचायत के लिए जो निर्वाचन कराएगा, चुनाव कराएगा, तो कौन कराएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग 243 में लिखा है, जिससे में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्त की। 243 के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचन को भी यही आयोग संचालित करता है। तो जो नगर पालिका का चुनाव होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग ही इनको भी संचालित करता है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया था और 18 नए अनुच्छेद तथा इसको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये भाग 9 के काम में है। इसमें आर्टिकल 16 जोड़े गए, उसमें पंचायत में आर्टिकल 16 जोड़े गए थे, इसमें आर्टिकल 18 जोड़े गए हैं। वो अनुसूची 11 में है, ये अनुसूची 12 में है। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें होते हैं। तो नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। तो नगर पालिका में 3 आता है, एक नगर निगम, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर पंचायत। नगर पालिका की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंधन इनका भी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में है। इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया है। कुल 18 विषय इसमें हैं। विषय कितने हैं? 18 हैं। उसमें कितने विषय थे? 29। आर्टिकल उसमें कितने जोड़े गए थे? 16, जिनका उत्तरदायित्व तो नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। इसका उत्तरदायित्व जो 18 विषय हैं, किसको सौंपा गया उत्तरदायित्व? तो नगर पालिका को। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन्हें शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। यदि नगर पालिकाओं को और शक्ति देना है और प्राधिकार देना है तो कौन देगा? उस राज्य का विधानमंडल देगा। आर्टिकल 243 के घ के सब क्लास 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिलों में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया गया है। तो एक जिला योजना समिति का जो गठन किया गया है, एक जिला योजना समिति जो बनाई है, इसका काम क्या है? प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिलों में पंचायत और नगर पालिका द्वारा जो तैयार की गई योजना है, उसके लिए क्या पूरे संपूर्ण जिले में उसका विकास करना है। अनुच्छेद 243 के अंगा के सब क्लास 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। तो जो क्षेत्र महानगर है उसके लिए महानगर समिति का गठन किया जाएगा, उस महानगर क्षेत्र का विकास करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला नगर निगम कौन है? मद्रास, 1688 में 29 सितंबर। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। तो रिपन को कैसे याद करेंगे? जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसमें हम रहते हैं, रहते से रिपन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 40 कहता है। भारतीय स्वशासन का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। पंचायती राज देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो वो 73वां संविधान संशोधन था, उसके अंदर किया गया था। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य की नीति निषेध तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, तथापि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके द्वारा ही पंचायती को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो ये 73वां संविधान संशोधन है और 1992 में
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो ये संघात्मक व्यवस्था में 1993 में तृतीय तल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है। और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से ये प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायत और नगर पालिका भी हम लोगों ने पढ़ किया है, दोनों 1993 से ये प्रभावी हो गई, लागू हो गई। उन दोनों 1992 में आई हैं, लेकिन लागू 1993 में हुई है। अगला है, पहला पंचायत 73वां संविधान संशोधन है, नगर पालिका 74वां है। सन दोनों का 1992 ही है, लागू 1993 में हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल था। तो ये 64वां संविधान संशोधन बिल था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना किया गया 73वां संविधान संशोधन से, लेकिन वैधानिक शुरुआत इसकी 64वां संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। तो सबसे पहले कब हुई थी? 64वां में। और जब फिर से 73वां संविधान संशोधन हुआ तब इसको संवैधानिक दर्जा मिला गया था। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यक्तिगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया है? तो वो 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1993 में प्रभावी हुआ था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और भाग 9 में इसको रखा गया है और इसको संवैधानिक स्तर भी मान्यता भी प्राप्त हुई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो 73वां संविधान संशोधन है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 से 96 तक ये पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भारतीय संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 243 के जी के तहत दी गई है 29 कार्यों की सूची पंचायती राज को। तो 243 जी तक है, 29 कार्य हैं और 243 से लेकर के 243 जी तक हैं, जिसको हिंदी में छा बोला जाता है। और ये 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और 29 इसमें कितने हैं? विषय हैं। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही बात है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण है, हाँ, 1/3 का। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है, सही बात है। राज्य वित्त आयोग करता है पंचायतों को। 11वीं अनुसूची में दिए गए संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य है, तो चारों बातें सही है। इसके लिए आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो ये पंचायतों को निर्दिष्ट करना, हाँ, 11वीं अनुसूची है तो 11वीं सूची इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना को बढ़ाना, कम करना, सीमित करना किसके पास है? उस राज्य के विधानमंडल के पास। ये 243 एक गा का सब क्लास 1 है।
तो इसका आंसर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, सही बात है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, नहीं। यदि 20 लाख जनसंख्या नहीं है तो नहीं कर पाएगा, तो इसका लिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, हाँ ये बात सही है। तो यहाँ प्रत्येक ग्राम दे दिया, इसलिए सी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय, गलत है। द्विस्तरीय भी गलत है, त्रिस्तरीय है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। ग्राम और खंड विकास, उसके बाद जिला। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठन नहीं की जा सकती, तो 20 लाख है। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होगा। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि पंचायत पहले विघटित भी कर हो सकती हैं, यदि विघटित कर दिया गया है तो विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व 5 वर्ष की पूर्वी अवधि से पहले, समय पूर्व या अर्थात 5 या तो 6 महीने से समय पूर्व 5 वर्ष से पहले हो जानी चाहिए। विघटित पंचायत समय पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी। जितना शेष बचा है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है, 2 वर्ष से बीत चुका है, 3 वर्ष से बचा है, तो जो फिर से विघटन होने के बाद चुनाव होगा, जो फिर से बनेगा मुखिया, वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही होगा, बचे हुए समय के लिए ही होगा। किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। यदि 6 मास से कम समय का बचा है, समय बचा है, तो निर्वाचन 6 माह के लिए नहीं होगा, फिर नई रूप से उसका गठन होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होगा, तो 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना है। क्या सही नहीं है ये बताना है, तो चलिए बताते हैं। पहला है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, तो ये सही है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं, गलत है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 वर्षों को नामित करता है, ये बात सही है, तो ये बात गलत है। 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष को नामित नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक सेकंड, बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला सही है, मेरा दूसरा वाला मनोनीत कहता है, गलत है। तीसरा वाला क्या कहता है, 5 पंचों को नामित करता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है क्या, नहीं करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच ही हो सकते हैं, तो ग्राम पंचायत में 10 पंच ही हो सकते हैं, तो ये बात सही है, ये बात सही है। अगला क्या है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है, तो ये भी सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं, नहीं करते हैं। मतदान नहीं करेगा, बैठक करेगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और छठवां, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वर्गों में बांटा गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र कम से कम 10 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वार्ड में रहेगा, और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। हर वार्ड से एक पंच चुना जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होगा। जितने ग्राम पंचायत होते हैं उसमें एक निर्वाचित पंच होगा और एक निर्वाचित सरपंच होगा, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। जो ग्राम पंचायत का मुखिया है वही है। अतः स्पष्ट है कि कथन दूसरा, तीसरा, चौथा असत्य है, क्योंकि तीनों कथनों में मनोनीत सदस्य की बात की गई है, जबकि सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यहाँ ग्राम पंचायत में प्रावधान के अतिरिक्त 9, जिससे पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 तक होने पर, और 11वां जो है जनसंख्या 1001 से 2000 तक होने पर, 13वां जनसंख्या 2001 से 3000 तक होने पर, 15वां जनसंख्या 3000 से अधिक होने पर सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है।
अगला क्वेश्चन है, कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, जन उपयोगी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य स्तर से संबंधित है, न कि ग्राम पंचायत से। जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें, पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 छह पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा अनुच्छेद 243 बा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित रखता है। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जनोपयोगी सेवा आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से अधिक है इसका आंसर, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर इसका सही है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण। अगला क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है, न्यायिक पुनरीक्षण पंचायत में नहीं आता है, ये न्यायपालिका की शक्ति है न्यायिक पुनरीक्षण। निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये भी आता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो न्याय पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए करके उसको सजा दिया जा सकता है, ऐसा बिहार में है। बिहार राज्य अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधान के तहत वहाँ न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी, न्याय पंचायत है, ग्राम कचहरी है, को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्यवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार दिया है। भाग 6 को अवैध करार दिया। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी को कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती है। वर्तमान में अब क्या हो गया है कि जो भी ग्राम कचहरी बनाया गया है, कारावास की सजा नहीं दे सकता है, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माना का भुगतान करने का व्यक्तिगत करने पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं, वहाँ कहीं भी इसके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा देने का प्रावधान नहीं है। पहले कहाँ था? बिहार में था। नेक्स्ट है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं। पहला है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, तो पहला सही है। दूसरा है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका परिषद, नगर नहीं, इसमें 3 होती हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो 2 ही बताया गया, इसलिए दूसरा गलत है, पहला वाला सही आंसर है। तो इसमें कितने होते हैं? नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है, नगर निगम, जो कि 3 होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था प्रदान स्वीकार किया गया है, सही बात है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था दिया गया है, संस्था स्वीकार किया गया है क्या? तो ये गलत बात है, पहला वाला ही सही है इसका। 73वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1992 में हुआ, तो इसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जो 74वां संविधान संशोधन था, उसमें स्थानीय स्वशासन स्वीकार किया गया है नगर पालिका को। अगला, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये 7वीं अनुसूची में राज्य की प्रविष्टि 5 का विषय माना जाता है। पंचायत राज सरकार का विषय है ये। अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। अगला है, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली की सूची में रखा गया है, तो ये राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का ये विषय है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो ये राज्य सूची में इसका उल्लेख है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। इसके पहले इसको विघटित किया जा सकता है, विघटन होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। यदि 6 महीने समय बचा है, 6 महीने से कम बचा है, तो चुनाव नहीं होगा, फिर नई सरकार बनाई जाएगी। कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है?
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव कराता है, सही बात है। ये 74वां संविधान संशोधन नहीं है, 73वां, इसलिए बी गलत है। या 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, जो कि 1993 को लागू हुआ था। इसका पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहाँ के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया। इसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किया गया था। 1994 में, 93 में लागू हुआ था, 94 में सबसे पहले चुनाव कराया था मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कि ये 24 अप्रैल को, देखो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। तो कौन सा एक प्रावधान नहीं है ये बताया, ये पूछा जा रहा है। तो नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं, तो कौन सा प्रावधान इसमें नहीं है ये बताना है। अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, सही बात है। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचन का आज्ञापरक किया जाना, ये भी सही है। पंचायत में 1/3 पदों पर महिला का आरक्षण, ये भी सही है। पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जमादेही सुनिश्चित हो, ये गलत है। तो पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये ऐसा प्रावधान नहीं है। अगला है कथन ए दिया गया है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है क्या? तो ये अस्पष्ट परिवर्तन आया है क्या? आया है, तो इसके लिए पहला सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो नहीं, मांग नहीं कर रही थी लंबे समय से, पहले से दिया गया है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देखो इनके लिए आरक्षित सीटें पहले से ही थी, 1/3 स्थान। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है क्या? तो D3 में किया गया है, सही बात है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, गलत है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, 243 D के 3 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन में प्रस्तावित ए और सी नहीं था। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, न कि 30% है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या कहता है, ए और सी। हाँ, तो 30% नहीं है, 1/3 है। और सी क्या कहता है, पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराया जाएगा यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं, तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ए और सी गलत है। देखिए अब बी और डी क्या कहता है, पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। हाँ, ये सही बात है, वित्त आयोग गठन किया जाता है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव होगा, ये भी बात सही है। इसके बी और डी ये सही है। निम्न के संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण दिया गया था? तो वो 73वां संविधान संशोधन के ही तहत है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था, 92 में, सन 92 में, और 73वां संविधान संशोधन है। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा आर्टिकल करता है? 243 घ करता है। 243 घ का मतलब 243 डी करता है। अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करता है? तो 243 डी है, महिलाओं के लिए 243 डी। अगला है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो कौन सा किया था? बिहार राज्य,
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य 50% आरक्षण 2010 तक कर दिए थे। परंतु वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं के लिए 50% स्थान दिया गया है पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार उस समय भी किया था, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य किए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3 है, कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो पंचायती चुनाव में जो अनुसूचित जाति हैं उनके पदों के लिए आरक्षण नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति है ही नहीं, इसके लिए नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? तो ये असम, मेघालय और तमिलनाडु। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के विभिन्न जिलों में लागू है। असम, मेघालय, तमिलनाडु में यह प्रवर्तनीय नहीं है। पंचायत जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो 1996 में आया था, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें विस्तार करना, ये अधिनियम 1996 में आया था। समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है क्या? तो ये शक्ति होती है, पहला सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा का अनुशंसन आवश्यक है, नहीं। तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशय की योजना बनाएगा, उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को अनुसूचित कर लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है, लघु जलाशय की योजना बनाएगा, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण करेगा, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखेगा, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य भी करेगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा से अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से पंजीकृत लोग। तो पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं उन्हीं का समूह होता है ग्राम सभा। अगला है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है, ग्राम सभा की बैठक 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, तो सही बात है। ग्राम सभा की बैठक 1/3 महिलाएं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाएगी, ये भी सही है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है क्या? नहीं। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, नहीं। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, नहीं। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ये सही बात है। यदि 5 बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ, 1/10 नहीं हुआ लगातार, तो जो सरपंच होगा उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6, 7। 5, 6, 7 गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5, 6, 7। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया है वही अध्यक्षता करेगा। अगला है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी रखता है।
अगला है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। तो राजस्थान में क्या प्रोत्साहित करेगा? नई एकीकृत राज्य व्यवस्था है, ग्राम स्वराज बुनियादी। तो क्या करेगा फ्रेंड्स? ये अगला पॉइंट है स्वशासन व्यवस्था। हाँ, ये स्वशासन व्यवस्था करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था पद्धति क्या है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के अंदर विकेंद्रीकरण से है। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों से इसको लागू किया है। जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रेय गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है, अर्थात राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है इसको लागू करने वाला। अगला है पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन है क्या? तो सही बात है। जैव संबंधों के अर्थात त्रिस्तरीय अभिशासन की है, त्रिस्तरीय है, सही बात है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, ये भी है। पद सोपानिक संरचना की है, नहीं है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य का क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका क्या है? विकास की जन भागीदारी, सही, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबाइलाइजेशन है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। देखिए क्या आंसर दिया है, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। पहला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के तहत के लिए स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वैधानिक स्थिति है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी केंद्र पर नियंत्रण करती है क्या? कभी नहीं, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति रखती है स्थानीय शासन। तो सही है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। प्रधान लक्ष्य मतलब कि पंचायती राज का सबसे पहला लक्ष्य क्या है? तो ये ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करेगी, शक्ति का बंटवारा करेगी, किसी एक पर्सन के पास ही सारी शक्ति नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, अगर सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली की विशेषता है वो है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, त्रिस्तरीय पर है। इसका लक्ष्य है गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, सही बात है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं क्या? तो ये बात सही है। जिला जो परिषद है इसमें इसके सदस्य कुछ सांसद होते हैं, ये भी बात सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है, सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, नहीं, ये 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। यह त्रिस्तरीय सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है क्या? तो हाँ, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन गलत है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान है जो उस राज्य का विधानमंडल कर सकता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो ये इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत करनी पड़ती है। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता से, वहाँ जो जनता रह रही है उससे। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज किसको प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाता है, सामुदायिक विकास करता है। तो ये सभी करता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है ये बताना है। स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत बात है। स्थानीय समुदायों में सशक्त बनाना, ये सही है। तो इसका सी आंसर गलत हो जाएगा। कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान होगा, ये सही है। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है क्या? तो ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है।
73वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति कम हो गई है। क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायत नहीं होता है, आर्थिक मामला होता है, विधि निर्माण होता है, कार्मिकों के मामले होते हैं। लेकिन क्षेत्रों में से राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है। तो राज्य सरकार किसी गांव के में ग्राम पंचायत में किस चीज़ पर नियंत्रण नहीं करती है? तो नागरिकों की शिकायत नहीं लेती है राज्य सरकार, पहले वो अपने मुखिया को देखती है। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय निकाय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? तो ये था एम के गांधी, मतलब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह सुझाव दिया था। गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता जी थे, 1957 में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था, 1957 में किया था। 1959 को इसको पारित कर दिया गया था और 1959 में लागू हो गया। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्तमान के प्रधानमंत्री थे। 1977 में अशोक मेहता समिति ने दिया था, द्विस्तरीय दिया था। 1985 में GV राव समिति आई थी। 1986 में डॉक्टर LM सिंधवी समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय किया है। राज्यों में किसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था तो वो था बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? बलवंत राय मेहता जी ने किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया है पद्धति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया है। LM सिंधवी जी ने क्या कहा है? यह स्थानीय स्वशासन पद्धति। LM सिंधवी जी ने कहा कि वे स्थानीय स्वशासन पद्धति दिया। GV राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया है। प्रतिनिधित्व के तरीके में पंचायती राज के प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता की समिति की राजनीतिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके ग्राम त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1968 को नागौर में राजस्थान से वहाँ से किया था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था, तो वो राजस्थान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, जो कि दोनों ऑप्शन में नहीं है। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया है तो राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान से हुआ है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश करने की थी, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राव मेहता जी ने किया है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था 1957 में। 1959 से ये लागू हो गया है। नेक्स्ट है,
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता जी के द्वारा की गई है 1957 में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति किसने प्रारंभ किया? तो फिर से वही क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किया है। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो एल.एम. सिंघवी समिति है, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, पर पी.वी.एन. राव समिति नहीं है। पी.वी. नरसिम्हा राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो G.H. हनुमंता राव कब आया था? 1984 में आया था। G.V.K. राव आया था 1985 में। अशोक मेहता 1978 में आया था। एल.एम. सिंघवी 1986 में आया था। बलवंत राय मेहता 1957 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-5-2-4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 3-1-5-2-4, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम के अनुसार निकालना है। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन है? तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था B.R. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो पहले 3, तो देखो पहले सी में ही 3 है और किसी में नहीं है, तो सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अशोक सहमत मेहता समिति आई थी, द्विस्तरीय थी। उसके बाद G.V.K. राव समिति आई थी। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति आई थी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई है, तो सी का 1 हो जाएगा। देखो सी का 1 किसमें है? इसमें है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी। एल.एम. सिंघवी 1986 में आई थी। पी.वी.के. थोंगकन कब आई थी? 1988 में आई थी। पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से किस समिति संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो पी.वी.के.आर.वी. राव समिति नहीं है। अशोक मेहता है, संथानम है, B.R. मेहता है। तो V.K.R.V. राव एक प्रमुख भारतीय शास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में वो सदस्य रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। एल.एम. सिंघवी भी है, अशोक मेहता है, सादिक अली भी समिति भी है। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, उसके चुनाव में सुधार करना। जबकि एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई है, सादिक अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में आई है। अगला है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? तो द्विस्तरीय दिया था 1977 में अपनी रिपोर्ट। 1977 में इनकी समिति का गठन हुआ था, 78 में ये अपनी रिपोर्ट दिए हैं। इन्होंने कहा था कि इसके जनपद के स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का ये सुझाव दिए थे। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर पर सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता ने किया था। तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी कि न्याय पंचायत भी होना चाहिए, तो अशोक मेहता जी ने कहा था। 1978 में अपनी रिपोर्ट दिए थे। तो इन्होंने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय बोला है। न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा किए थे। तो इनका कहना क्या था कि जो न्याय पंचायत है वो विकास पंचायत से पृथक रहे, एक न्याय पंचायत रहे और एक विकास पंचायत रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने, तो इसके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समिति को ही इंग्लिश में कमेटी कहा जाता है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना एल.एम. सिंघवी जी ने कहा था। एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, जो कि 1986 में आया था। तो पंचायती चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी एल.एम. सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की प्रशंसा या अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की है? तो वो भाग 9 है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 का में नगर पालिका है।
आर्टिकल 243 से 243 खा के अंतर्गत ये कहा गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम आता है, उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट है, किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो सम्मिलित कौन कौन सा है? क्षेत्र पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, नगर पंचायत होगा, जिला पंचायत को सम्मिलित किया गया है क्या? सॉरी, जिला पंचायत को सम्मिलित किया गया है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, लेकिन नगर पंचायत को नहीं सम्मिलित किया गया है। तो पहला बी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र, वो क्षेत्र पंचायत है कि नहीं, वो राज्य सरकार द्वारा इसका प्रावधान किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 के प्रावधान के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 243 के 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल करता है। जो खंड है और जिला पंचायत की सीमा है, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद होगा। ये कौन सा राज्य है? 1999 की स्थिति के अनुसार असम है। मंडल प्रजा परिषद होगा आंध्र प्रदेश। जनजातीय परिषद होगा तो ये है मिजोरम। ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किन से पंचायती राज संस्था नहीं है? देखो, असम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड में नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड राज्यों में पंचायत राज संस्था नहीं है। तो कौन कौन सा है? देखो, एम से 2 है, मिजोरम और मेघालय, और दूसरा क्या है? एम के बाद क्या आता है? एन आता है। तो MN, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में नहीं है। उल्लेखनीय है कि भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होता है। हालांकि इन तीनों राज्यों में जनजातीय परिषद तथा ग्राम परिषद का अस्तित्व है। जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का क्या है? अस्तित्व है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। पंचायत समितियों के नाम और उसके बाद भारत के संबंधित प्रांतों के नाम दिया गया है। तो जनपद पंचायत, तो पंचायत समिति के नाम भारत के संबंधित प्रांत, ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद पंचायत गुजरात में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा है। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो खंड स्तर पर। पंचायत राज समिति खंड स्तर पर गठित होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। तो जो पंचायत राज प्रणाली है खंड स्तर पर गठित होती है और जो ब्लॉक स्तर है ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। तो ब्लॉक स्तर क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। एक अध्यक्ष निलंबित हो गया तो दूसरा अध्यक्ष का वो सदस्य लोग गठित करेंगे। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रदान करता है तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए पहला गलत है। स्थानीय निकाय में 1/3 स्त्रियों के लिए आरक्षित है, सही। स्थानीय शासन के लिए वित्त का आयोग गठन किया जाता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी सही है। तो इसका पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। पहला वाला आंसर ही गलत है, वही सही हो जाएगा। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही आंसर में से आंसर बता दीजिए। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाता है, सही है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा है, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने एवं निर्वाचन कराने का कार्य करता है, गलत है। पहला और दूसरा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? नगर पालिका और पंचायत के निर्वाचक नामावली तैयार कराता है। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशक नियंत्रण करता है। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशक और निर्धारण किसके अंतर्गत है? राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय का निर्वाचन 243 के तहत करता है। 243 के तहत करता है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा? नहीं, मतदान स्थगित नहीं होगा, सही बात है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। जब सब खत्म मर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, कोई एक ही व्यक्ति बचता है, तब स्थगित किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है, ये बताना है। तो चलिए बताते हैं सही कौन सा है। पहला है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, सही बात है। या एक अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, सही बात है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, सही बात है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, सही बात है। आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, सही बात है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही बात है। 2 बार इसको वही ऑप्शन दिया गया है। अगला है, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। सॉरी, यहाँ जनपद पंचायत है या ग्राम पंचायत? तो जनपद में हो सकता है, ग्राम पंचायत में हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत में नहीं होगा। इसलिए ये जो अपना 7वां पॉइंट है ये गलत हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, गलत बात है। तो इसका 1 से लेकर के 6 तक तो सही है, यहाँ तक सही है। उसके बाद 7वां और 8वां गलत है। तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि पूर्ण कर लिया हो 21 वर्ष की आयु तो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष गलत है। न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। अगला पॉइंट है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए होगा, सही बात है। दूसरा सही है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी,
उसका नाम यदि मतदाता सूची में है तो। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करा? कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। अगला है, कौन राज्य सरकार द्वारा अस्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व बंटवारा कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, नहीं राज्यपाल नहीं, वित्त आयोग करता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है राज्य वित्त आयोग। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है आर्टिकल 243 आई के अनुसार। आर्टिकल 243 आई के अनुसार कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों तथा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो शुल्क का निर्धारण कौन करता है? राज्य और पंचायत के बीच राज्य वित्त आयोग करता है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। बताना है कि कौन सा सही कथन दिया गया है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं, ये सही बात है। संघ की जो वित्त आयोग है उसकी कोई भूमिका नहीं है, राज्य का है। संविधान के 73 और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय में बना हुआ, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वाले को गलत माना है, पहला वाला गलत है। 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित होने वाले करों एवं, अच्छा हाँ ये सही है, केंद्र और राज्य दोनों के मध्य वितरित होने वाले करों एवं संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य को संचित निधियों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करता है। नेक्स्ट है, बताना है कि कौन सा सही है। बताना है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही बात है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है क्या? तो जो ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है क्या? नहीं करता है, वो भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं करता है। पहला सही, दूसरा गलत है। संवैधानिक प्राधिकरण है, बताना है कौन सा। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक प्राधिकरण, सही बात है। राज्य वित्त आयोग है, ये भी सही है। जिला पंचायत, ये भी सही है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, जिला पंचायत है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा और तीसरा ही साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है 9A। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति सहमति प्राप्त हुई। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। अगला है, बताना है 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड कौन सा सही है। पहला है, यह संविधान के एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, हाँ 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो सही बात है। यह नगर पालिकाओं के महिलाओं के आरक्षण से उपबंध करता है, सही है। केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही, नहीं सभी राज्यों में। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो ये 92 संविधान संशोधन था। और किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? वो 74वां संविधान संशोधन है 1992। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला है 74वां संविधान संशोधन। ये आर्टिकल भाग 9 के काम में है, अनुसूची 12 में है। 243 ता से 243 या छा तक है और 18 नए आर्टिकल हैं। और पंचायत में कितने नए आर्टिकल हैं? 16। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसमें 3 होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 243 पा में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, ये बताना है।
तो जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत आते हैं, नगर क्षेत्र होते हैं, सही है। जिसके जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, सही बात है। जिसकी कम से कम 60% पूर्ण जनसंख्या आकृषीय हो, गलत है। जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका कहाँ तक होगा, इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि हो, 75% पुरुषों कृषि ना करते हुए, और न्यूनतम जनसंख्या उसकी 5,000 हो, और जनसंख्या घनत्व कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हों, तब ये क्या होगा है, तब ये होता है नगर क्षेत्र समिति, अनुसूचित होता है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। पंचायती राज और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो गया है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन पर करेगी, केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राज्य सरकार करेगी। अगला है छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 79(2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया, जिसके अनुसार यदि पंचायत और छावनी के बोर्ड विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन पर लेगी। ऐसा सबसे पहले कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। फिर वहीं पर इसका प्रावधान भी किया गया था 1961 में। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल नगर पालिका की सीमा को अधिसूचित करेगा। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का नाम नगर पालिका मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष पद के लिए। यदि पार्षद लड़ना है तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है। कोई व्यक्ति एक ही वार्ड में लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के अंदर एक पद से उसको इस्तीफा देना होगा। यदि एक ही व्यक्ति अध्यक्ष भी बना है पार्षद भी बना है तो 7 दिन के अंदर उसको एक पद लेना होगा, एक छोड़ना होगा, दोनों पद एक साथ नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है क्या। तो नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से नहीं होती है। जिस दिन परिणाम आता है, कौन जीता है कौन हारा है, उस दिन से नहीं होता है, ये गलत है। जिस दिन से वो ग्रहण करता है उस दिन से होता है, शपथ ग्रहण। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, हाँ, प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसकी गणना होगी, दूसरा सही है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए होगी, सही बात है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो फिर से 5 वर्ष के लिए नहीं, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगी। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है, ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, गलत है। परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये सही बात है। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर के द्वारा होता है, तो दूसरा सही है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा, गलत बात है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित करना होगा, ये सही बात है। यदि सामान्य मतदाता बहुमत पारित कर देता है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, मतलब अध्यक्ष को बदला जा सकता है। सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित नहीं, 2/3 बहुमत नहीं है, यहाँ पर देखो सामान्य साधारण बहुमत से होगा। अगला है पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये भी बात सही है। पूरे कार्यकाल में 2 बार नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा और छठवां सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के बारे में जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत 1961 की धारा 47 के अंतर्गत लिखा गया है। सामान्य मतदाता द्वारा जिन्होंने प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर मतदान में भाग लिया है उसकी आधी से अधिक की संख्या ने यदि प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत दिया है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव के द्वारा ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। हाँ, यदि 3/4 निर्वाचित सदस्य हस्ताक्षर करके दे देते हैं तब प्रत्यावर्तन की कार्यवाही को शुरू किया जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन होने के 2 वर्ष बाद माध्यमिक चुनाव के निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के आधे समय के पश्चात ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो अध्यक्ष के निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद होगी, 2 वर्ष बाद ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती, तथापि उसके पूरे कार्यकाल में केवल एक बार, जैसे 5 साल के लिए अध्यक्ष बना, लेकिन जब वो उसका 2 साल कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब प्रत्यावर्तन आप उसके लिए कर सकते हो। और साल में और उसके पूरे कार्यकाल में, पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ एक बार कर सकते हो, ये दिया गया है। अगला है नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति बनाई जाती, सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जो इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होता है, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 व्यक्ति को मनोनीत कर लिया जाता है वार्ड में। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होगा वो नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित नहीं होगा, सदस्य मिलकर उस अध्यक्ष बनाते हैं। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऐसी प्रत्येक नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक है वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 72 के अनुसार प्रत्येक वार्ड समिति में उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं। साथ ही वार्ड समिति में निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले 2 व्यक्तियों को वार्ड समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा पर महापौर द्वारा नामांकित किया जाता है, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, पार्षद चुने जाने की योग्यता धारण करता हो। वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुनती है। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी हेतु किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा, कलेक्टर उसको पद से हटा देगा, जो जिलाधिकारी होगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, जितने निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, जनता द्वारा, अपने नगर क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचकों के द्वारा, वो अपने जिस नगर क्षेत्र में है, वो वार्ड किस वार्ड में है, उन वार्ड में जो निर्वाचक हैं उनके द्वारा। तो पहला और चौथा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ नगर कस्बा दिया गया, एक तरफ स्थानीय निकाय। तो लखनऊ में छावनी परिषद कहा जाता है, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद गलत है, काकोरी में नगर पंचायत। तो गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है बल्कि क्या है, नगर निगम है। अगला है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के सृजन के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिला नियोजन समिति होती है, राज्य वित्त आयोग होता है, और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बार्ट नहीं होता है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों का प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराता है और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करता है, लेकिन जिला योजना समिति नहीं गठित करता है। तो इसका दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो जिला आयोजन में निर्वाचित 20 होते हैं और निर्वाचित व पदेन सदस्य 20 और 5 होते हैं, 20 और 5 होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स कि अधिकतम 40, छत्तीसगढ़ में 20 आदि। चूँकि प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया है तो जिला आयोजन समिति में 25 सदस्य होते हैं, राजस्थान में 20 निर्वाचित तथा 5 को मनोनीत किया जाता है। टोटल कितने हो गए, 25।
और यहाँ पूछा जाए छत्तीसगढ़ में तो कितना होता है, तो बिहार में 34 होता है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40 होता है। तो बिहार में 34, उत्तर प्रदेश में 40, छत्तीसगढ़ में 20 होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है, तो 243 ZD में किया गया है एक जिला योजना समिति बनाने का। अगला है, पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना सम्मिलित किया जाता है, तो नगर पंचायत को किया जाता है, ग्राम पंचायत को किया जाता है और क्षेत्र पंचायत, तीनों को किया जाता है पंचायत में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत होता है। तो उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष समाविष्ट होंगे जो यथाशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। भारत में महानगर योजना समिति क्या है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, सही है। उस महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप करती है, ये भी सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू कराती है क्या, ये लागू नहीं, कि सरकार लागू कराती है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर। उसके विकास के लिए काम करती है। कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय विकास रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्राप्त है, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य होगा उसको मिलेगा ये, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जिसको नरेगा कहा जाता है, नेशनल रूरल और क्या होता है एम्प्लॉई गारंटी एक्ट, ये 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति स्वीकृति दिए थे। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सबसे पहले इसको आरंभ किया गया था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो वयस्क सदस्य कार्य करने के इच्छुक हों कम से कम 100 दिन अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसको है, तो ग्राम पंचायत को है। ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को है। कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम था, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में पर्याप्त समृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था जो वर्ष 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।